Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 16th of June 2024. First of all, we are talking about a new kind of fabric that is found to make urban heat island effect more bearable. तो सबसे पहले अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता क्या है? तो जब हम डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज जो होती हैं उनका टेम्परेचर कंपेयर करते हैं और रूरल एरिया से या फिर सब अर्बन एरिया से, तो इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज का जो टेम्परेचर है इट इज हायर बाय 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा पूरे साल होता रहता है ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द नाइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्क्रीटाइजेशन ज्यादा होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होती है, कंजेस्टेड होती हैं ऐसी सिटीज, जिसकी वजह से जो रेजिडेंट्स हैं वो ज्यादा है, कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा है, एंड जो ओपन स्पेसेस है, पार्क्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, ट्री कवर है वो कम है, जिसकी वजह से जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है इन सिटीज के अंदर। एंड वो हमारे ट्री कवर की वजह से ना ही रिफ्लेक्ट बैक हो पाती है, वाटर बॉडीज ना होने की वजह से वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाती है, एंड इस वजह से जो रूरल अर्बन में टेम्परेचर डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम कब होता है? वो मैक्सिमम होता है 3 to 5 आवर्स आफ्टर द सनसेट। जब सनसेट हो जाता है उसके 3 से 5 घंटे बाद जो हमारा अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम अपनी क्वांटिटी पे होता है। तो मटेरियल जैसा यूज हो रहा है रोड्स में, रूफ्स में, जिसमें कंक्रीट आ जाता है, ब्रिक्स आ जाता है, मटेरियल्स जो है वो ओपेक होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, बट वो उसको बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो ट्रैप करके रखते हैं उसको। जरूरी होना चाहिए कि जो ट्री कवर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए हमारे सिटीज के अंदर। जैसे कि दिल्ली के केस स्टडी में हमने देखा था न्यूज़पेपर में कि जो 21% ट्री कवर प्रेजेंट है हमारा वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे पूसा वाला एरिया है या साउथ दिल्ली वाला एरिया है वहां पे ट्री कवर ज्यादा देखा जाता है, या अगर हम साउथ वेस्ट दिल्ली के साइड में आते हैं, एनएसयूटी वाला एरिया है, द्वारका वाला एरिया है, वहां पे ट्री कवर ज्यादा देखा जाता है। बट देन जब उत्तम नगर, जनकपुरी जैसे एरियाज की बात करते हैं, नजफगढ़ जैसे एरियाज की बात करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाइक ज्यादा कर रहा था 2 से 3%, तो वहां पे हमने देखा कि ट्री कवर काफी ज्यादा कम है एंड कंजेस्टेड कॉलोनीज ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हीट हमारी ट्रैप हो जाती है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन जो है सिटीज के अंदर वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब इवेपोरेशन, जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है आसपास के एयर के अंदर, उसका मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। कैसे हो पाएगा? ग्रास, प्लांट्स और ट्रीज के होने से। तो ओपन स्पेसेस और ग्रीन कवर का होना जरूरी है। इसी से रिलेटेड हम फैब्रिक की बात कर रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि 68% ऑफ ऑल द पीपल आर प्रिडिक्टेड टू लिव इन द सिटीज बाय 2050। इसीलिए ये जो अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट की प्रॉब्लम है ये ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स ने पब्लिक किया है ये पेपर, which is detailing a new wearable fabric that can help the urban residents to survive the worst impact of these massive heat waves, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से डायरेक्टली बढ़ रही है। with applications in clothing, building and car designing and also in food storage। जो फैब्रिक की बात की जा रही है वो इन सारे एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है। जैसे एरिजोना का यहाँ पे केस स्टडी लिया जा रहा है, वहां पे इसको टेस्ट किया गया, शर्ट्स में, ड्रेसेस में एंड समर क्लोथिंग में इस फैब्रिक को यूज किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स इंड्योरेंस के लिए एंड 8.9 डिग्री सेल्सियस कूलर बेसिकली उस पर्सन को फील हुआ। सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इट विल हेल्प इन मैनेजिंग इट विल हेल्प इन मेनी टू अवॉइड द हीट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशंस एंड ऑल्सो डेथ्स दैट आर सीन इन द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो थर्मल रेडिएशन जो एमिट की जाती है बाय द बिल्डिंग्स एंड द पेवमेंट्स ब्लास्ट द सिटी ड्वेलर्स, जिसकी वजह से हीट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, साइड से भी बिलो से भी। तो हीट का जो इफेक्ट है वो वर्कर्स के ऊपर भी ज्यादा आता है। तो जो एप्लीकेशंस हैं इस फैब्रिक के वो सिर्फ क्लोथिंग ही नहीं, आगे भी बहुत सारी चीजों में हमारे काम आते हैं। जैसे कि अ थिकर वर्जन जो फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं वो प्रोटेक्ट करता है बाय, इट इज प्रोटेक्टेड बाय एन इनविजिबल लेयर ऑफ पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथाइलीन की एक लेयर होती है जिसको, जो कि इस फैब्रिक को प्रोटेक्ट करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट को कम करने में। तो
इसको दिखाया जा रहा है कि इसको हम बिल्डिंग्स में, कार्स के साइड पे भी यूज कर सकते हैं, जिससे इंटरनल टेम्परेचर जो है बिल्डिंग के अंदर या फिर कार के अंदर, उसको हम कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट रिड्यूस होएगी, कार्बन इम्पैक्ट जो है हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, कम हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करेंगे तो इम्पैक्ट भी डायरेक्टली कम होगा। मटेरियल जो यूज किया जा रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं मिल्क को। तो हम देख रहे हैं कि जो मटेरियल है इसके कितने डाइवर्स यूजेस हैं। दूसरे फूड या फिर रेफ्रिजरेशन का जो इम्पैक्ट है, उन चीजों में भी इस फैब्रिक को हम यूज कर सकते हैं। हम्म। तो इसीलिए अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट को एड्रेस करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2050 तक 68% पॉपुलेशन हमारी जो है वो अर्बन एरियाज में ही रहेगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड जो कंजेशन है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ हम ग्रीन कवर को बढ़ाएंगे, एंड ऑल्सो प्लान्ड अर्बन प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ सस्टेनेबल ये अर्बन डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड अर्बन डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन का होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, जीन थेरेपी ऑफर्स होप फॉर द पेशेंट्स विद हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 50 to 60% ऑफ कॉग्निशियल हियरिंग लॉस जो है, दे आर एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक कॉजेस। जेनेटिक कॉजेस की वजह से 50 to 60% शेयर ऑफ हियरिंग लॉसेस होते हैं, जिसमें ओवर 2 डजन ऑफ जीन्स, इनका लिंकेज होता है इन जेनेटिक कॉजेस की वजह के द्वारा। तो जो जीन थेरेपी है, जीनोम एडिटिंग जैसी बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक्स हैं, इनको यूज किया गया है। एंड ये एक एमर्जिंग, हम बोल सकते हैं कि सोल्यूशन की तरह आगे बढ़ रही हैं, जो थेरेपीज प्रोवाइड करने के लिए काम आएंगी इन केसेस में, जो कि जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी डेफनेस के केसेस हैं। तो जीन थेरेपी में क्या क्या यहाँ पे होने वाले, जैसे कि स्टेप्स में दिया है, इट जीन थेरेपी में रिप्लेस करते हैं एंड देन सप्लीमेंट करते हैं एक डिसफंक्शनल जीन को हम, एंड उसको रिप्लेस करते हैं किसी नॉर्मल और फंक्शनल जीन के साथ। तो हमने देखा कि जीन थेरेपी हो गया ये। देन वायरल वेक्टर्स जो हैं हमारे, जो लार्ज पीसेस ऑफ जेनेटिक पार्टिकल्स के अंदर पैक्ड हैं, वहां पे जरूरी होता है कि इन सेल्स के अंदर हम बेसिकली उस जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करें। तो AAV की यहाँ पे बात हो रही है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, जो कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल स्टडीड एंड वाइडली यूज्ड वायरल वेक्टर। क्लिनिकल ट्रायल्स में एडिनो, जो AAV वायरस है, उसको एसोसिएट किया जाता है वायरस वेक्टर्स के साथ, एंड बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स में इसको यूज भी किया गया है, जिसमें जो जीन थेरेपी है वो कंडक्ट की गई है पेशेंट के ईयर के ऊपर। तो जितने भी हमारे पेशेंट्स यहाँ पे केस स्टडी के अंदर यूज किए गए, उनकी बाद में देखा जीन थेरेपी के बाद कि जो हियरिंग लॉस था वो कम हुआ है, एंड हियरिंग कैपेबिलिटी उनकी दोनों ही ईयर्स में इंक्रीज हुई है। तो एडिनो एसोसिएटेड वायरस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड 50 to 60% जो हियरिंग लॉस केसेस होते हैं वो जेनेटिक कॉजेस की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएंट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो म्यूटेशन होता है GJB2 जीन का, वो मोस्ट कॉमन कॉज है हियरिंग लॉस का। कॉकॉसियन, एशियन, हिस्पैनिक पॉपुलेशन के अंदर, एंड अफ्रीका के अंदर दूसरा जीन हम देखते हैं MYO15A एंड ATP6V1B1। ये जीन्स जो हैं इनको फ्रीक्वेंटली इम्प्लीकेट किया जाता है, इनको रिलेट किया जाता है टूवर्ड्स द हियरिंग लॉसेस। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए एडिनो एसोसिएटेड वायरस। ये कुछ एडवांटेजेस, इसको क्यों यूज किया जा रहा है बात की जाए, तो इसको इसलिए यूज किया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होती हैं। सेफ वेक्टर है, कोई हार्म कॉज नहीं करता है, और कोई डिजीज नहीं होती है इसकी वजह से, एंड इट कैन इन्फेक्ट बोथ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने की वजह से इसको क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने यूज किया। हम्म। जैसे साइड में भी जीन एडिटिंग से के रिगार्डिंग हम बात करें, प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ पिग किडनी ट्रांसप्लांट्स।
जो पिग किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसकी जीन एडिटिंग करने के बाद उसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि जीन एडिटिंग का हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिएटेड रिजेक्शन हो जाता है ऑफ ऑर्गन्स का, ऑर्गन जो है वो अडेप्ट ही नहीं कर पाता टू द न्यू बॉडी। तो उस सर्वाइवेबिलिटी के परसेंटेज को कैसे हम इंक्रीज करेंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जीन एडिटिंग। एंटी मलेरियल्स में रिलीव पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो पीसीओएस, पीसीओएस की बात करते हैं तो आज के टाइम में कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज होती जा रही है, फीमेल्स जो हैं काफी ज्यादा सफर करती हैं। इसमें आपका पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाता है, उसी की वजह से आपके ओवरऑल बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है उसका भी हम शायद यूज कर सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से रिलीफ पाने के लिए, जो कि एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनते जा रहा है। The next study reveals alarming economic burden of TB treatment. तो ये केस स्टडी की गई है जहाँ पे 1000 से ज्यादा टीबी पेशेंट्स जो हैं अक्रॉस दी 4 स्टेट्स, उन्होंने रिवील किया है हाई रेट्स ऑफ कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट जो ट्रीटमेंट के टाइम पे उनको बियर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो टीबी का ट्रीटमेंट है वो अप्रोचेबल नहीं हो पाता टू दी होल पॉपुलेशन, जिसमें वल्नरेबल सेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 30 to 61% आर एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप एंड एक्सीडिंग 20% ऑफ प्री टीबी एनुअल हाउस होल्ड इनकम, जिसकी वजह से मेनली डिलेस होते हैं डायग्नोसिस में, इनकम लॉस होता है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल्सो लॉन्ग टर्म में चलता है टीबी का ट्रीटमेंट, एकदम से सिर्फ 1 या 2 बार विजिट करके ही टीबी का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो टीबी जो कि एक इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि नए इश्यूज भी आते हैं कि अनकम्प्लीटेड टीबी ट्रीटमेंट रह जाती है या फिर अनडिटेक्टेड टीबी पेशेंट्स रह जाते हैं। तो जो मोर्टालिटी रेट है वो ओवरऑल 2020 में हमने देखा कि इंडिया के अंदर डिक्रीज हुआ है, बट जो अनकम्प्लीटेड केसेस हैं हमारे, अनडिटेक्टेड केसेस हैं, वो अभी भी एक चैलेंज पोज करते हैं इंडिया का जो टीबी एलिमिनेशन का एम है बाय 2025। तो यहाँ पे बात की गई है कि ह्यूमन कैपिटल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मेजर्स हैं लॉस प्रोडक्टिविटी को लेके, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उनमें जो इंक्रीज हो जाता है उसको लेके, वो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है टीबी ट्रीटमेंट की उसको डिक्रीज करता है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसमें 32,829 से लेके 34,000 के बीच में पड़ता है वो। तो अर्बन स्लम ड्वेलर्स जो होते हैं दिस रेंज्ड फ्रॉम 30,700 से लेके 30,800। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात हो रही है। तो डिले जो है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं कि जो अर्ली केस डिटेक्शन है, मोबाइल ट्रीटमेंट वैन्स हैं, उनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल और टोबैको यूज जो है जो कि इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ टीबी, उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। अप्रोप्रिएट रोल मॉडल्स का होना हमारे लिए जरूरी है। 75% ऑफ जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको स्क्रीन किया गया था टोबैको यूज के ही रीजन की वजह से। तो ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंड बेसिकली किसी भी ऑर्गन या किसी भी बॉडी पार्ट, जो हमारे बॉडी पार्ट में किसी भी ऑर्गन को ये अफेक्ट कर सकता है। एंड मोस्ट कॉमन पार्ट्स जिनको ये इम्पैक्ट करता है उसमें लंग्स आता है, लिम्फिक नोड्स आते हैं, इंटेस्टाइन, स्पाइन एंड ऑल्सो ब्रेन। ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, अगर क्लोज कांटेक्ट में है आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, स्पेशली जैसे हम देखते हैं अर्बन सिटीज जिसमें कंजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, पुअर वेंटिलेशन है, तो उसके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए अर्ली डिटेक्शन होना,
एंड ऑल्सो जो कॉस्ट बियरिंग है फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, उसको हम कैसे कम कर पाएंगे, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कैसे कम कर पाएंगे, उसके बारे में सोच। तो एंटी टीबी मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें हमने देखा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे बढ़ता जा रहा है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे फॉर्म का टीबी होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, बट कोई भी हम ड्रग उसको जब देते हैं तो उसके साथ वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसके लिए भी डिफरेंट ड्रग्स हमें फिर चाहिए होते हैं। सो अगर एफर्ट्स की बात करते हैं, WHO जो है #NTB एक्टिवली वर्क करता है, पार्टनरशिप करता है दूसरे कंट्रीज के साथ, एंड ऑल्सो रिपोर्टिंग भी देता है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो निक्षय पोषण योजना वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीबी के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया के अंदर। एंड ऑल्सो रिपोर्ट इंडिया, रिपोर्ट इंडिया क्या है, रीजनल प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च फॉर टीबी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भी रिपोर्ट इंडिया जो है इंडिया में वर्क करता है। ये बायलेटरल और बोल सकते हैं कोलैबोरेटिव एफर्ट है इंडिया और यूएस का। यूएस में जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है, इन दोनों का कोलैबोरेशन है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं हम बाय रिपोर्ट इंडिया। द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आगे आने वाले टाइम में क्या प्रोस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया के जीडीपी डेटा की बात करते हैं तो इंडिया का जो जीडीपी है इट ग्रू एट सरपासिंग 8.2% 2023 एंड इन बिटवीन 2024। तो एक्सपेक्टेशंस जो थी उसको एक्सीड किया हमारे जीडीपी ग्रोथ ने, एंड जो ग्रोथ थी उसको हमने देखा 2024 से 25 के बीच में स्लो डाउन 7.2% से लेके 7.4% के बीच में। उसके कुछ कॉजेस जैसे यहाँ पे बात भी की जा रही है, हाई बेस इफेक्ट या फिर लोअर इंडस्ट्रियल आउटपुट भी हो सकता है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर 2024 से 25 के बीच में बात करते हैं तो फार्मिंग को लेके जो आउटपुट है वो इंक्रीज होएगा, क्योंकि नॉर्मल ला नीनो जो मॉनसून है वो एक्सपेक्टेड है। आरबीआई ने प्रिडिक्ट किया है 7.2% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ विल बी टेकिंग प्लेस, एंड डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं वो डिफरेंट जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन लेके आती हैं, जिसमें 6.8 से लेके 7.4% के बीच में वेरी करता है। कोलिशन गवर्नमेंट हमने देखा जिसमें स्पेशल स्टेटस कैटेगरी देने की बात की गई, डिबेट हुई, हमने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी देखे रिगार्डिंग बिहार एंड रिगार्डिंग रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश। तो कोलिशन गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा की मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो कॉन्टिन्यूटी देखी हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में एज एक्सपेक्टेड विद द की मिनिस्ट्रीज जिनको रिटेन किया गया। मोडी जो कंपनी है उसकी रेटिंग आती है रिगार्डिंग दी फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोग्रेस, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की बात की जाती है। लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स जिनको हार्डर पुश होना चाहिए, तो उनके लिए रिफॉर्म्स हमें ज्यादा लेके आने चाहिए आगे आने वाले सेशन के अंदर। की थिंग्स जिसका जरूरी है हमारे लिए आगे आने वाले बजट में ध्यान रखना, जो कि इस आर्टिकल में दिया गया है। तो उसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को बूस्ट करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, देन जीएसटी रिजीम में क्या रिफॉर्म्स आए। इसके अलावा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे हम और कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे ग्लोबली, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत का जो ड्रीम है उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उसके लिए। देन बजटरी एलोकेशन, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड बिहार की हमने बात की, क्या उसमें कोई चेंजेस लाए जाएंगे। एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट की विजन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो पूरे आर्टिकल में हम यही बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव रिफॉर्म्स को कैसे ड्राइव किया जाएगा आगे आने वाले बजट में। एंड पहले जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव देखी थी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, तो अब कोलिशन गवर्नमेंट के आने के बाद कौन से नेक्स्ट रिफॉर्म्स को इन प्लेस लगाया जाएगा। देन नेक्स्ट,
ये काफी यूनिक आर्टिकल है आज के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दे आर हेल्पिंग द अफ्रीकन वुमेन टू फार्म एंड टू फ्लरिश। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल इन राजस्थान धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसने बेसिकली हेल्प किया मोर देन 12,000 women in the Western Africa country of Mali and Senegal to earn the livelihoods। तो वहां की जो विमेन है उनका लाइवलीहुड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम अर्निंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बेसिकली हेल्प किया है वेस्टर्न अफ्रीका में। तो ये दर्शाता है एसएचजी मॉडल फ्रॉम राजस्थान एंड इंडिया कैसे सक्सेसफुल हुआ इन इम्प्लीमेंटिंग इट इन द माली एंड सेनेगल इन अफ्रीका। लाइवलीहुड्स इंक्रीज करने के लिए, एनवायरनमेंट कंजर्व करने के लिए, एंड देन कोऑपरेटिव फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्प किया डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें फार्मिंग टेकअप किया वुमेन ने, बायोगैस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया, इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग, गोट रियरिंग, इन सब चीजों में एक तरीके से जो इंडिया का एसएचजी मॉडल है राजस्थान का, उसने डायरेक्टली हेल्प किया। तो इसमें वीकली मीटिंग्स बिठाई गई, सेविंग हुई, इंटरनल बोरोइंग हुई, लोन रीपेमेंट की बात की गई, एंड ऑल्सो रिकॉर्ड कीपिंग को ध्यान में रखा गया। तो एम्पावर किया ऐसे जो राजस्थान के एसएचजी मॉडल था उसने रूरल कम्युनिटीज को इन दी माली एंड सेनेगल, ताकि कलेक्टिव एक्शन लिया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है जो इंडिया में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सक्सेस है, उसका जो मॉडल है जो कि राजस्थान और इंडिया में, इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, शोकेस करता है इंडिया का एक्सपर्टीज या इंडिया का हेल्पिंग नेचर टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट रूरल डेवलपमेंट को कैसे इंडिया प्रमोट करता है नेशनल लेवल पे भी एंड देन ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये जो मॉडल का सक्सेस है दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी एक रोल मॉडल बन सकता है, जिसमें रूरल वुमेन की लाइफ्स को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि रूरल वुमेन में हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो उनको अवेलेबल नहीं होती एंड ऑल्सो एजुकेशन अप्रोप्रिएट अवेलेबल नहीं होती, उसकी वजह से बेसिक कम्युनिटीज के लिए भी उनको इतने डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करना पड़ता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए राजस्थान के सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल हम यूज भी कर सकते हैं इन एथिक्स आंसर। Next, center has launched portal to ecologically monitor Ganga। तो न्यू सिस्टम डेवलप किया गया है बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इट विल गिव अस रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा, यमुना एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरीज में अलकनंदा, रामगंगा, काली, यमुना, गोमती, घग्गर, गंडक, इसके अलावा कोसी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि 11 स्टेट्स में ड्रेन करती है इंडिया के अंदर एंड डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्लुएंस पॉइंट्स पे बोल सकते हैं हम गंगा को मीट भी करती हैं। तो यहाँ पे इस रियल टाइम एनालिसिस की बात हो रही है, जिसमें इन्वायरमेंटल फ्लोज को मॉनिटर किया जाएगा, इन्वायरमेंटल फ्लोज को मॉनिटर किया जाएगा इस सिस्टम के अंदर, जिसको डेवलप किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर, जो कि एक आर्म है ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ये हमें बताएगा रियल टाइम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसको मॉनिटर करेगा, इसके साथ साथ इंश्योर करेगा कि वो अपनी रेटेड कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर भी रहे हैं कि नहीं, एंड जो रिवर का वाटर क्वालिटी है उसको भी मॉनिटर हम करेंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल शक्ति मिनिस्ट्री का, जिसमें क्लीनिंग ऑफ गंगा को लेके मेजर्स लिए जाते हैं, ऑल्सो उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेके भी। तो सेंट्रल वाटर कमीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड ये सिस्टम जो है ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को ट्रैक करेगा, जिसमें इनफ्लो, आउटफ्लो, मैंडेटेड ई फ्लो, इन्वायरमेंट फ्लो जिसको हम बोलते हैं, एंड ऑल्सो कहाँ कहाँ पे इसका बोल सकते हैं कि मैंडेट रहेगा। 11 प्रोजेक्ट्स जो भी गंगा मेन स्ट्रीम से रिगार्डिंग है, उन सब के बेसिकली बोल सकते हैं कि उन सब के जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको ये रियल टाइम बेसिस पे एनालिसिस देके हमें बताएगा। तो रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम्स, उनका कितना प्रोग्रेस चल रहा है, इसके अलावा जो हमारे
एसटीपीज हैं वो अपनी कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि हमें रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो जो डेटा वाली साइड होती है जहाँ पे हम लैग करते हैं कई बार, जिसकी वजह से आगे पॉलिसीज बनाने में हमारी प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, उस ब्रिज को ये उस गैप को ये ब्रिज करेगा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करते हैं, तो ये गवर्नमेंट बॉडी है अंडर दी, जैसे हमने देखा कि आर्म है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, प्रिवेंट करने की बात करता है पॉल्यूशन को एंड रिजुविनेट करने की बात करता है ऑफ गंगा रिवर। यहाँ पे नेशनल गंगा काउंसिल है जो कि इंपॉर्टेंट है। जो प्लान्स नेशनल गंगा काउंसिल बनाती है वही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। 2 टायर स्ट्रक्चर फॉलो करती है ये काउंसिल, जिसमें एक तो गवर्निंग काउंसिल होती है और एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है, एंड दोनों को लेड करते हैं जो डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर सकती है अप टू 1,000 करोड़ रुपीस, एंड स्टेट लेवल पे वर्क करती है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स। जो डायरेक्टर जनरल है वो एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो नेशनल गंगा काउंसिल इंपॉर्टेंट यहाँ पे। Then we are talking about why hydration is key to controlling blood sugar. तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पहले बात करें ब्लड शुगर होता क्या है, ब्लड शुगर होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन योर ब्लड, उसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्री डायबिटीज की कंडीशंस होती हैं जिसमें डायग्नोस्टिक्स होते हैं। डायबिटीज मेलिटस डिफरेंट कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी जो बॉडी है वो सफिशिएंट इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो कैसे इसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्लीपिंग ऑन टाइम एंड ऑल्सो मेडिसिन जो हैं वो हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ फ्लूइड्स का होना जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिले, उसका होना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि जो ऑप्टिमल कंसेंट्रेशन है सिर्फ उतना ही हो रहा है ग्लूकोज का, एंड जो बाकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। तो दिखाया जा रहा है कि व्हाई इज डिहाइड्रेशन रिस्की फॉर दोज विद डायबिटीज। तो ऐसा इसीलिए कि एक बार अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो जो ब्लड है, सर्कुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज जो है इट बिकम्स मोर कंसेंट्रेटेड, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता एंड ट्रैवल नहीं कर पाता ऑल ओवर द बॉडी, जिसकी वजह से आपका शुगर स्पाइक जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से किडनीज ओवर टाइम वर्क करती हैं, मोर यूरिन प्रोड्यूस करती हैं टू फिल्टर द ब्लड, एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ये रिजल्ट करती है एक्सेसिव यूरिनेशन एंड ऑल्सो थर्स्ट, जिसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन ऑलरेडी कंडीशन में आपकी बॉडी ऑलरेडी जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है उसको ये वर्सन कर देती है। तो डायबिटिक कीटोसिस ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बॉडी जो है डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू अलाउ द ब्लड शुगर इनटू योर सेल्स फॉर यूसेज एज एनर्जी। तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता, ग्लूकोज एक्यूमुलेट होता रहता है इन दी ब्लड एंड एनर्जी की तरह उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, किडनी का ओवर टाइम वर्किंग होती है एंड ओवरऑल शुगर स्पाइक आपका हो जाता है। हॉर्मोन्स की डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बात हो रही है। किडनी का रोल हमने देखा कैसे रोल प्ले करता है। लिवर जो लिवर है इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन द फैट फॉर फ्यूल, जिससे हम बोल सकते हैं कि बिल्डअप होने लगता है एसिड्स का। इट कैन ऑल्सो लीड टू कोमा। तो हम देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन होने से कितनी सारी चीजें आपकी लिंक्ड हैं, एंड ऑल्सो प्री डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसके एंड रिजल्ट में जो डिहाइड्रेशन है वो और भी ज्यादा वर्सन हो जाता है ड्यू टू दी अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव यूरिनेशन एंड एक्सेसिव थर्स्ट एंड जो कंसेंट्रेशन है ग्लूकोज का ब्लड के अंदर। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवीपी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सॉल्ट का बैलेंस है हमारे बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए। एंड जब वाटर इनटेक रिड्यूस होता है तो वो इस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की वर्किंग को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जिससे किडनीज इम्पैक्ट होती हैं एंड ऑल्सो लिवर इम्पैक्ट होता है। तो डूज एंड डोंट्स जैसे यहाँ पे बात हो रही है,
तो ब्लड शुगर लेवल्स कैन फ्लक्चुएट मोर इन दी हॉट वेदर, सो इसलिए ग्लूकोज लेवल को हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए ऑफन। अगर जैसे अभी समर्स का मौसम है एंड ऑल्सो अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट की वजह से रीजनली 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट ज्यादा होते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। हीट एग्जॉशन से माइंडफुल रहना है, कितनी आपको स्वेटिंग हो रही है, देन कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप कंज्यूम कर रहे हैं। ओवरऑल जो वाटर बैलेंस है आपकी बॉडी का एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेडी टू ड्रिंक फॉर्मुलेशंस जैसे होते हैं जिसमें एडिक्वेट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एनर्जी सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे ओआरएस हम देखते हैं, तो उनको लेना चाहिए। इसके अलावा जो अल्कोहल है, कैफीन है एंड ऑल्सो शुगर स्वीट एंड बेवरेजेस है, उनका कंजम्पशन को आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो फ्रेश फ्रूट के जूसेस, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग फ्रूट जूसेस और स्वीट एंड ड्रिंक्स, ड्रिंक 0 कैलोरी वाटर। तो सबसे जरूरी वाटर है। फ्रेश जूस और स्वीट एंड ड्रिंक्स सबसे बेस्ट है कि आप हाइड्रेटेड रहें, बॉडी को हाइड्रेट रखें एंड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की फंक्शनिंग आपकी बनी रहेगी, किडनीज एंड लिवर हेल्दी रहेगा एंड ऑल्सो एक्यूमुलेशन नहीं होगा ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। सो दैट इज वाई hydration is key to controlling blood sugar. We have covered the newspaper for today. It was a very fruitful session. We discussed regarding various important topics regarding the blood sugar level, regarding monitoring of Ganga, then also the self-help group model of Rajasthan that is portraying the intentions of India and the commitment of India towards the women empowerment and also rural development. What should be the next for Indian economy? आगे आने वाले बजट के अंदर क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? Then also new kind of fabric that will make urban island heat effects more bearable. And regarding the gene therapy for hearing losses, we saw 50 to 60% of जो cognitive hearing losses है, it is attributed to genetic causes, जिसके अंदर AAV, adeno associated virus was important. So that is all for today. Thank you so much for joining everyone. Keep watching and keep learning. Thank you.